वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल सेकंड का टॉपिक, जिसका नाम है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो आज से हम लोग जो है मेडिकल सर्जिकल सेकंड पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में कि एक्चुअल में इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन कितने टाइप्स का होता है, इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और इन्फ्लामेशन की क्या मैकेनिज्म होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या मैनेजमेंट होता है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई इन्फ्लामेशन क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे बॉडी की एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, या फिर कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जो कि इंजरी और इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन के कारण देखने को मिलता है। जब हमारे बॉडी में कोई इंजरी होती है, ठीक है, किसी भी टाइप की इंजरी हुई, तब उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। या फिर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, तब उसके कारण यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। या फिर कोई बॉडी में इरिटेशन हो रही है, तो इन कारणों की वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होता है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है? मान लीजिए हमारे बॉडी पार्ट में कहीं पर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जिस जगह पर हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है। ओके, तो यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इसके साथ साथ इसकी दैट इज एम, अगर इसके एम की बात करें तो इलिमिनेट द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। तो यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे बॉडी में जो सेल इंजरी का कॉज होता है उसको एलिमिनेट करता है। इसके साथ साथ जो इन्फ्लामेशन होता है ये डैमेज सेल्स को क्लियर आउट करता है। जो हमारे बॉडीज़ में डैमेज सेल्स होती हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन में इनिशिएट टिश्यू रिपेयर देखने को मिलता है। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो जो डेड सेल्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और वहाँ पर न्यू सेल्स के द्वारा जो टिश्यू होता है वो रिपेयर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, या फिर कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जो कि इंजरी, इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन के कारण देखने को मिलता है। और जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, जो कि जो सेल इंजरी का कॉज होता है उसको एलिमिनेट करती है, जो डैमेज सेल्स होती हैं उसको एलिमिनेट करती है, और जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे बॉडी के इनिशियल टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स की कि भाई जो इन्फ्लामेशन होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होता है इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन और सेकंड है आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन। समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि भाई एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है ये रैपिड ऑनसेट होता है। ठीक है, जो आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है ये रैपिड ऑनसेट होता है। रैपिड ऑनसेट का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है ये सडन देखने को मिलता है, सडन प्रोड्यूस होता है। और जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है ये टिपिकली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, 3 दिन के लिए हो सकता है, 1 वीक के लिए हो सकता है, या फिर 2 वीक के लिए हो सकता है। तो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, इसके साथ साथ
सिम्टम्स की यहाँ पर बात करें तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में रेडनेस, ठीक है, हीट, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन की यहाँ पर हम बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होता है ये ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। ग्रेजुअल ऑनसेट का मतलब ये जो है धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव, इसका जो प्रोग्रेसिव होता है मतलब धीरे धीरे जो है ये प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ परसिस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये लॉन्ग पीरियड तक रहता है, ठीक है, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ठीक है। तो जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है लॉन्ग पीरियड तक रहता है। और यहाँ पर जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये जो है किस लिए देखने को मिलता है, जब हम एक्यूट इन्फ्लामेशन को ट्रीट नहीं करते हैं। अगर हम एक्यूट इन्फ्लामेशन का कोई ट्रीटमेंट ना करें तो वही जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो इन्फ्लामेशन होता है कितने टाइप्स का होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके इटियोलॉजी की, मतलब कॉजेज़ की। जो इन्फ्लामेशन होता है इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो यहाँ पर कई सारे कॉजेज़ होते हैं। जो मेन और जो फर्स्ट कॉज होता है वो है आपका इन्फेक्शन। दोस्तों यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होता है ये इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है। हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले जिस एरिया पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कॉज है, जो एटियोलॉजी है, वो है इंजरी। तो अगर हमारे बॉडी में कोई इंजरी हुई है, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप की इंजरी हुई है, कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है या फिर कोई डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट जो कॉज है वो है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर अगर हमारे बॉडी में कोई एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन होती है, मान लीजिए कोई एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी की कोई रिएक्शन हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कई सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। जैसे कि अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। नेक्स्ट जो है वो टॉक्सिन्स, कई सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, कई सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जिनके एक्सपोजर के कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कई सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सिम्टम्स की, कि भाई जो इन्फ्लामेशन होता है इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो इन्फ्लामेशन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझनी है, ठीक है। इन्फ्लामेशन आपको पूरे मेडिकल सर्जिकल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जिस जगह पर इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगी, जिसका दूसरा नाम होता है रूबर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है रूबर। तो सबसे जो इन्फ्लामेशन का जो फर्स्ट सिम्टम है वो है आपका रेडनेस। तो रेडनेस भाई क्यों देखने को मिलती है, इसके पीछे कारण होता है, रेडनेस के पीछे इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द एरिया। जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जो है वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट सिम्टम क्या हो गया आपका, रेडनेस। सेकंड जो सिम्टम है वो है स्वेलिंग। जो सेकंड इन्फ्लामेशन का जो सिम्टम है वो है स्वेलिंग, जिसको हम लोग ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब भाई स्वेलिंग क्यों देखने को मिलती है, स्वेलिंग होने के पीछे भी कारण है। क्या कारण है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इम्यून सेल्स। होता क्या है कि जिस जगह पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट होने लगता है, जिसकी वजह से
वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है जिसके वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सिम्टम है वो है हीट। तो इन्फ्लामेशन में हीट भी देखने को मिलता है। हीट कैसे देखने को मिलता है? हीट का जो दूसरा नाम है वो है कैलर। ठीक है, अब भाई हीट क्यों देखने को मिलता है? इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो जनरेट वार्मथ। जिस जगह पर आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा वहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस जगह पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इसीलिए हीट देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पेन। जो फोर्थ नंबर का जो सिम्टम है वो है पेन। तो भाई इन्फ्लामेशन में पेन देखने को मिलता है जिसका दूसरा नाम होता है डोलर। ठीक है, तो पेन क्यों देखने को मिलता है? स्टिमुलेट ऑफ नर्व इंडिंग्स एंड प्रेशर फ्रॉम स्वेलिंग। तो होता क्या है कि जिस जगह पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ की जो नर्व इंडिंग होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं। ठीक है, नर्व इंडिंग स्टिमुलेट होती हैं, या फिर स्वेलिंग का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से नर्व इंडिंग स्टिमुलेट होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। ओके, तो ये पेन है। नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर का जो सिम्टम है वो है लॉस ऑफ फंक्शन। तो लॉस ऑफ फंक्शन क्यों होता है? कि भाई जिस जगह पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उस एरिया का जो फंक्शन होता है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, फंक्शन जो है इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपको 5 सिम्टम्स जो हैं इन्फ्लामेशन में देखने को मिलते हैं, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, फर्स्ट है रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और आपका लॉस ऑफ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मैकेनिज्म की, कि भाई जो इन्फ्लामेशन होता है इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इसके कई सारे स्टेजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज जो है वो है रिकग्निशन। इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिकग्निशन। रिकग्निशन में भाई क्या होता है? इम्यून सेल्स आइडेंटिफाई हार्मफुल स्टिमुलाई। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम में कई सारी इम्यून सेल्स होती हैं। वो इम्यून सेल्स क्या करती हैं? हार्मफुल स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, हार्मफुल स्टिमुलाई को पहचानती हैं। अब भाई हार्मफुल स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है, या फिर कोई हार्मफुल केमिकल हो सकता है, कोई टॉक्सिन्स हो सकता है। ठीक है, ये सारे हार्मफुल स्टिमुलाई होते हैं। तो सबसे पहले हमारे बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो हार्मफुल स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वैसोडायलेशन होगा। अब भाई हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उन्होंने हार्मफुल स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेगी हमारी बॉडी? उस एरिया में वैसोडायलेशन करेगी। वैसोडायलेशन में क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। अब भाई जब डायमीटर बढ़ता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स वाइडन होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? वैसोडायलेशन हुआ। वैसोडायलेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हुआ। अब क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? इंक्रीज्ड परमिबिलिटी। अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो परमिबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है। जब यहाँ पर ब्लड वेसल्स की परमिबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो फ्लूइड होता है वो लीक होने लगता है। ठीक है, जो फ्लूइड होता है, ब्लड वेसल्स की जो वाल होती हैं वहाँ से फ्लूइड लीक होने लगता है। अब फ्लूइड लीक होता है तब कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में जब जाता है तो वहाँ पर स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? इंक्रीज परमिबिलिटी और फ्लूइड जो है लीक होने लगता है। अब फ्लूइड लीक होने के बाद क्या होता है? इम्यून सेल इनफिल्ट्रेशन। अब भाई इम्यून सेल्स का इनफिल्ट्रेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इम्यून सेल्स का फिल्ट्रेशन का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स माइग्रेट टू द अफेक्टेड एरिया। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं?
जो एरिया अफेक्टेड होता है या फिर जिस एरिया में कोई हार्मफुल स्टिमुलाई होता है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, जिस एरिया में जो अफेक्टेड एरिया होता है या फिर जिस जगह पर वायरस बैक्टीरिया होता है वहाँ पर WBC माइग्रेट कर जाती हैं। ये जो WBCs हैं ये माइग्रेट कर जाती हैं, मतलब उस हार्मफुल स्टिमुलाई के पास पहुंच जाती हैं। मान लीजिए कोई वायरस ही है तो WBC क्या करेंगी, उस वायरस के पास माइग्रेट कर जाएंगी, उस वायरस के पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, WBC वायरस के पास पहुंच गई, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगा, फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स होती हैं यानी कि जो WBCs होती हैं उस हार्मफुल स्टिमुलाई को या फिर उस वायरस को इनगल्फ कर लेती हैं। इनगल्फ का मतलब होता है कि वो अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है, वो अपने अंदर ले लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, उस वायरस का खात्मा कर देती हैं, मतलब वो जो है वायरस मर जाता है। अब वायरस जब है डेड हो जाता है उसके बाद रिमूव डेब्रीज या फिर पैथोजेंस, उसके बाद उस डेड वायरस को हमारी WBC जो है वो रिमूव कर देती हैं, ठीक है। तो ये होती है मैकेनिज्म इन्फ्लामेशन की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट की कि भाई जो इन्फ्लामेशन होता है उसका क्या ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस देते हैं। क्या देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस जो होती हैं वो होती हैं आपकी NSAIDs ड्रग्स, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको शॉर्ट में NSAID ड्रग बोलते हैं, ठीक है। NSAID का जो एग्जाम्पल है वो है आइबुप्रोफेन, ठीक है। आपने कई बार नाम सुना होगा, जो आइबुप्रोफेन होता है ये एक NSAID ड्रग होता है। ये NSAID ड्रग क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जो NSAID ड्रग होते हैं इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ जो NSAID ड्रग होते हैं ये पेन को भी कम करते हैं और फीवर को भी कम करते हैं। इनके अंदर 3 टाइप के एक्शन होते हैं, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, दूसरा फीवर को रिड्यूस करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो NSAID ड्रग होते हैं वो इन्फ्लामेशन में सबसे जो है इफेक्टिव ड्रग होते हैं इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन हम पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं अगर पेशेंट को सीवियर इन्फ्लामेशन है, ठीक है। पेशेंट को अगर सीवियर इन्फ्लामेशन है तो हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर RICE थेरेपी। RICE थेरेपी में क्या होता है, R का मतलब होता है पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है, आइस का मतलब यहाँ पर आइस को अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्रेशन अप्लाई करना है, जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हुआ वहाँ पर कंप्रेशन अप्लाई करना है और इलिवेशन करना है, ठीक है। तो पेशेंट को RICE थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इम्यून मॉड्यूलेटर्स। कई सारे इम्यून मॉड्यूलेटर्स मेडिकेशंस होती हैं जो इम्यून रिस्पांस को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। जो आपके जो इम्यून मॉड्यूलेटर्स होते हैं ये इम्यून रिस्पांस को मेंटेन करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंजेस। पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए पेशेंट को क्रोनिक इन्फ्लामेशन है या एक्यूट इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करना है। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, उसको हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। पेशेंट को हेल्दी डाइट लेनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है पेशेंट को, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट को स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस के कारण भी इन्फ्लामेशन होता है, तो पेशेंट को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तो ये कुछ मैनेजमेंट होता है, ट्रीटमेंट होता है जो इन्फ्लामेशन के पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। ओके, अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है।
So thank you so much for the watching.